हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू में। और आज हम ये लास्ट पार्ट कर रहे हैं केवीएस टीजीटी 2018 का जो एग्जाम था उसका पेडागोजी सेक्शन के लास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो है आपके 1 to 10 ही है, लेकिन आपके आज टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी टोटल 4 वीडियोज हैं जिसमें 10 क्वेश्चंस को मैंने पिकअप किया है। तो ये आपका लास्ट पार्ट है और ये पेपर का जो पेडागोजी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर मेक्स ए कॉन्शियस एफर्ट टू बिहेव इन एन एक्सेप्टेबल मैनर। अच्छा, इससे पहले एक बात बता दूं कि एक क्वेश्चन और है जो मैंने शायद फर्स्ट वीडियो में कराया था इंट्यूशन और इनसाइट लर्निंग को लेकर, उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो जिसको भी उसमें डाउट था वो लास्ट में एक बार जरूर देख लें, उसको मैं बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर्स मेक्स ए कॉन्शियस एफर्ट टू बिहेव इन एन एक्सेप्टेबल मैनर विद द एक्सपेक्टेशन दैट द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड सिमिलरली। एक टीचर जो है बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट के साथ बिहेव कर रहा है, मतलब ऐसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है जो उसके बच्चे भी उसको देख के रिपीट करें, यानी कि वो एक एथिकल वे में बिहेव कर रहा होगा, एक रोल मॉडल बना हुआ है बेसिकली वो यहाँ पर, और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी उसी तरह से बिहेव करें। तो विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन टीचर्स बिहेवियर। तो यहाँ पे टीचर के बिहेवियर को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर शामिल है। तो देखिए यहाँ पर शेपिंग है, क्यूइंग है, मॉडलिंग है और रेनफोर्समेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडलिंग। यानी कि टीचर यहाँ पर एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर की मॉडलिंग करके दिखा रहा है बेसिकली, और बच्चे भी उस चीज को फॉलो करेंगे। तो वो चाहता है कि वो उस सिमिलर चीज को इमिटेट करें एक तरह से। ऑब्जर्विंग, इसी होता है लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, ये होता है मॉडलिंग, कि आप दूसरों को ऑब्जर्व करके कुछ सीखते हैं। वैसे आपको कुछ जगह पर यहाँ पर रिइंफोर्समेंट आंसर मिल सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉपर मॉडलिंग का यूज किया गया है। मतलब यहाँ पर टीचर क्या चाह रहा है, वो उनको कोई रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि उसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो यहाँ पर अपने आप को एज अ रोल मॉडल दिखा रहा है और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसको ऑब्जर्व करें और उसी वे से बिहेव भी करें। तो यहाँ पे क्लियर कट इस क्वेश्चन का आंसर होगा मॉडलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनकरेज टीचर्स इंटरेक्शन। तो इनमें से कौन सा जो है वो एनकरेज स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, बच्चों के बीच जो है आपको इंटरेक्शन को बढ़ावा देना है कि छात्र आपस में बातचीत करें, जो भी करें, तो उसके लिए आप क्या एनकरेज करेंगे। ऑप्शंस है, लैंग्वेज गेम्स हो गए, ड्रामा हो गया, डिबेट हो गया और म्यूजिक हो गया। तो देखिए ड्रामा, डिबेट या म्यूजिक हो गया। म्यूजिक तो खैर इतना उसमें इंटरेक्शन का वो नहीं होता है, वो अपने आपको सुरों पर और इन चीजों पर कमांड करनी होती है, ये नहीं हो सकता। डिबेट में या तो 2 या 4 बच्चे इस तरह से इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ड्रामा में भी आपको एक रोल असाइन होता है, आप उसी के अंदर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों के बीच आपको इंटरेक्शन बढ़ाना है, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज गेम्स खेल सकते हैं। भाषा संबंधी कोई भी गेम खेल सकते हैं, जैसे आप अंताक्षरी खेल सकते हैं कि आपने ग्रुप्स बांट दिए, 4-5 ग्रुप्स बांट दिए, सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि आपको भाई एक वर्ण से जो है एक वर्ड बताना है, फिर अगला उससे जो खत्म होगा वो जिस वर्ण पे वो उसी से दूसरा स्टार्ट करना है, या फिर कोई और भी अंताक्षरी आप खेल सकते हो। तो लैंग्वेज गेम्स जो होते हैं, जितने भी भाषा संबंधी खेल होते हैं, वो आप खिलाएंगे बच्चों को, क्योंकि उसमें तो आपको पूरी क्लास को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। अब ड्रामा डिबेट में जो है पर्टिकुलर लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तो इसीलिए ये लैंग्वेज गेम सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर एनकरेज करने के लिए। वैसे ड्रामा में हो सकता है, लेकिन ड्रामा फिर भी एक 1-to-1 इंटरेक्शन का जो मौका है वो नहीं देता है, यहाँ पर ये हो सकता है। लैंग्वेज गेम्स आपके हो सकते हैं इस तरह के जहां पर आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी करें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू बी ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस द रीइंफोर्समेंट ऑफ ए गिवन रिस्पॉन्स मस्ट। तो ये है कि अधिकतम प्रभाविता के लिए यह आवश्यक है कि अनुक्रिया का पुनर्बलन किस तरह से होना चाहिए, है ना। मतलब आपको मैक्सिमम इफेक्टिवनेस चाहिए, आप चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसके इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम हो, ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करें। तो रीइंफोर्समेंट ऑफ ए गिवन रिस्पॉन्स मस्ट फॉलो इमीडिएटली अपॉन द रिस्पॉन्स, कि भाई जो रीइंफोर्समेंट आप दे रहे हो वो एकदम से दो। प्रीसीड रेदर देन फॉलो द रिस्पॉन्स, वो पहले दे दो, बिना रिस्पॉन्स के ही आप उसको पहले दे दो। बी ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम बलशाली होना चाहिए। इन्वॉल्व साइमल्टेनियस रिवॉर्ड ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स एंड पनिशमेंट फॉर इनकरेक्ट, तो पनिशमेंट तो हमें देनी ही नहीं है, ना। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कि आप इमीडिएटली दो ना उसको। अगर सपोज आपने एक बच्चे को कहा कि बेटा आप 5 ये क्वेश्चन करके दिखा दो, मैं आपको गेम्स पीरियड में जाने दूंगा, अगला पीरियड गेम्स पीरियड है, आपने
उस बच्चे ने 5 क्वेश्चन जो है पीरियड में कर दिया, आपने फटाफट से उसको गेम्स पीरियड में जाने दिया। फिर आपने फिर बहाना बना दिया, अरे 5 और कर दो तुम, ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टू पीरियड होगा उसमें जाने दूंगा। ऐसे लेट लतीफी अगर आप करते रहेंगे तो बच्चे का जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा खत्म हो जाता है। तो अगर आप रेनफोर्समेंट देना चाहते हैं तो जस्ट आफ्टर द रिस्पॉन्स दीजिए कि बच्चे ने एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स या बिहेवियर आपके सामने शो कर दिया है, उसके जस्ट बाद आप रिस्पॉन्स दीजिए। अगर आप उसमें ज्यादा डिले करेंगे तो बच्चे का जो एक होता है ना कि मोटिवेटेड जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, तो वो नहीं करना है। सपोज आपने कहा था कि ठीक है जो बच्चे यहाँ पे 10 में से 10 आउट ऑफ नंबर लेकर आएंगे या जो भी A+ ग्रेड लेकर आएंगे तो मैं उनको 5 स्टार्स दूंगा उनकी नोटबुक में, ठीक है, आपने कह दिया 5 स्टार दूंगी या दूंगा। आपने जब बच्चा लेकर आया तो आपने उसको 5 स्टार्स नहीं दिए, आपने कहा नहीं आज तो मैं स्टार स्टिकर्स लेके नहीं आया हूं या नहीं आई हूं, कल दूंगा, कल भी नहीं लेके आया परसों दूंगा। तो उससे क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि छोड़ो यार क्यों मेहनत करनी है। एक बार थोड़ा बहुत छोटे बच्चों को थोड़ा रेनफोर्समेंट की जरूरत होती ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ए यूनिट ऑफ टीचिंग कैन हैव। अब देखो ये प्लानिंग ऑफ टीचिंग में से आया है। देखो प्लानिंग मैंने बताई थी आपको, मतलब आप अगर ये प्लानिंग जो है वो 3 लेवल्स पर होती है। यूनिट प्लान हो गई, फिर उसके बाद आपका लेसन प्लानिंग हो गई, फिर क्लासरूम में जब आप पढ़ा रहे हैं तो वो एक अलग प्लानिंग। वैसे तो हम ये 2 ही करते हैं, यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, लेकिन डेली प्लानिंग भी होती है कई जगह पर, मतलब कई स्कूल्स में डेली प्लानिंग भी कराई जाती है। तो यूनिट प्लानिंग क्या होती है, जिसमें आप एक यूनिट को ले रहे हैं पूरी। अब एक यूनिट के अंदर, क्योंकि अगर आप ईवीएस की बुक्स को देखेंगे, अगर 3rd to 5th की ईवीएस की बुक्स को देखेंगे तो वहां पर थीमेटिक अप्रोच है। एक थीम में जो है बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो आप उसको एज ए यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। तो यूनिट के अंदर जो है बहुत सारे चैप्टर्स हो सकते हैं, 2 चैप्टर्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मिनिमम वैसे 5-6 के अराउंड होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेवरल चैप्टर्स कैन इंक्लूडेड इन यूनिट ऑफ टीचिंग। तो जो भी यूनिट प्लान बनाते हैं आप, इसमें बहुत सारे मतलब चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर आप एक एक लेसन को लेकर एक एक प्लानिंग करते हैं। फिर आप क्लासरूम में डेली प्लानिंग में जो भी होता है, क्योंकि एक लेसन को हो सकता है आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे कंप्लीट करने में, ठीक है। यूनिट प्लानिंग थोड़ी सी ब्रॉड उसमें होती है। सबसे पहले आप एनुअल प्लानिंग के बाद फिर आप यूनिट प्लानिंग करते हैं। यूनिट प्लान के बाद आप एक एक चैप्टर को लेकर लेसन प्लानिंग करते हैं। उसके बाद फिर आप क्लासरूम लेवल पर आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं। कंसेप्ट का कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर होगा, सिर्फ एक ही कंसेप्ट होगा, ये नहीं होता है। सेवरल चैप्टर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज क्रेडिटेड फॉर गिविंग ए करिकुलर मॉडल। तो ये पूछा है कि करिकुलर मॉडल किसने दिया था। तो देखो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, हिल्डा टाबा। इसको डिस्कस कर लेंगे किसी दिन। हिल्डा टाबा जो है उन्होंने करिकुलर मॉडल दिया था अपना, तो वो उसका जो ये है हिल्डा टाबा को दिया जाता है, क्रेडिट इनको दिया जाता है करिकुलर मॉडल के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम किया इसके ऊपर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग नीड्स इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये बताना है कि बीइंग नीड्स कौन सी होती हैं। तो देखिए मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, इनकी जो मोटिवेशन की थ्योरी है, उसके अंदर इन्होंने 2 तरह की नीड्स की बात की है। फर्स्ट इन्होंने बात की है डेफिशिएंसी नीड्स की, ठीक है। डेफिशिएंसी नीड्स क्या होती है, जब ये नीड पूरी हो जाती है तो हमारा इनको पाने का जो वो होता है एक मतलब मोटिवेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर आप थोड़े सेटिस्फाई से हो जाते हैं इनको कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि ये कमी की नीड्स हैं, यानी कि आपको किसी चीज की कमी है तो इन नीड्स को पूरा करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई अब ठीक है मेरी जरूरत पूरी होती है, तो आप बैठ जाते हैं आराम से, वो वाली बात है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी ये बीइंग नीड्स। अब बीइंग नीड्स क्या होती है, जब ये नीड्स आपकी पूरी होती है तो आपके अंदर वो मोटिवेशन बढ़ जाता है और आप और आगे काम करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो डेफिशिएंसी नीड्स में आप कहीं ना कहीं कम मोटिवेशन फील करते हैं, मतलब सेटिस्फाई हो जाते हैं और आगे चीज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बीइंग नीड्स में क्या होता है, जब इन नीड्स को पूरा किया जाता है, ये हायर मेंटल लेवल की नीड्स होती हैं, इनको पूरा करने के बाद आप और आगे कुछ करने की इच्छा रखते हैं यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन सी आती है, तो यहाँ पर एस्टीम नीड, कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक और लव एंड बिलोंगिंगनेस की आई हुई है। एस्टीम नीड्स नहीं होती, एस्टीम नीड जो है आपकी डेफिशिएंसी नीड है। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस की भी आपकी डेफिशिएंसी नीड है। कॉग्निटिव नीड्स और जो हमारी एस्थेटिक नीड्स हैं वो दोनों ही हमारी बीइंग नीड्स के अंदर आती हैं, यानी कि 2nd और 3rd। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट सैटेलाइट फॉर सर्विंग द एजुकेशन सेक्टर। तो कौन सी पहली सैटेलाइट थी जो एजुकेशन सेक्टर को सर्व करने के लिए थी, तो यहाँ पर एडुसेट, इनसेट बी, टीएनसेट सी और सेट एडू। तो देखिए ये इसका करेक्ट बिल्कुल ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो एडुसेट जो है, एडुसेट जी सेट करके कुछ सैटेलाइट थी, तो ये पहली थी जो एजुकेशन सेक्टर की सैटेलाइट थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मतलब ये कोई आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो करंट में चीजें चल रही होती हैं, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर एजुकेशन में कुछ हुआ है तो वहां से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल आइडिया इन कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग इज। तो जो सेंट्रल आइडिया है कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग में, ये बताना है। तो
सबसे पहले है लर्नर्स आर एक्टिव इन कंस्ट्रक्टिंग देयर ऑन नॉलेज। तो हम सबको पता है कि कंस्ट्रक्टिव व्यू जो है, पियाजे वैगोत्स्की का नाम आपको याद आता है, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। पियाजे को फर्स्ट वेव कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है, जबकि वैगोत्स्की को सेकंड वेव कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग है कि लर्नर जो है वो एक्टिव होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में, अपनी खुद की नॉलेज में। प्रायर नॉलेज एंड बिलीव्स ऑफ स्टूडेंट्स आर की पॉइंट्स। तो बिल्कुल बच्चों का पहला एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होती है, उनका पूर्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो जो उनकी बिलीफ सिस्टम होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करने में। टीचर्स हैव डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। तो ये कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का, कंस्ट्रक्टिव व्यू का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि टीचर को बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी जो है वो ज्यादा बात नहीं करती इस पर। सोशल इंटरेक्शंस होने चाहिए, उतने इंपॉर्टेंट है नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए। वैगोत्स्की को आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, तो आप देख लीजिए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो इनमें से कौन सा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। डिसलेक्सिया, ASD कह सकते हो आप इसको, ASD भी बोलते हैं शॉर्ट में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बाद है ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और सेरिब्रल पाल्सी। तो देखो इसमें जो है डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है, वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी यहाँ पर नहीं होंगे। ये पर्टिकुलर बच्चे की डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, बी और सी और डी। तो ये सारे डेवलपमेंटल हैं, जबकि डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट इज नॉट यूजुअली यूज्ड फॉर। तो हमारा ऐसे जो है वो किसके लिए यूज नहीं किया जाता है। देखो ऐसे जो है वो एक तरह का इवैल्यूएशन है, ये इवैल्यूएशन ही मान सकते हैं आपको, समेटिव इवैल्यूएशन। जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा असेसमेंट होता है जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप इंप्रूव करने के लिए सोचते हैं। लेकिन समेटिव असेसमेंट में एक वैल्यू जजमेंट किया जाता है, आप इवैल्यूएशन करते हैं कि किसी बच्चे ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी लर्निंग की है, तो आप उसको जज करते हो। तो यहाँ पर है ऑप्शन रेमिडिएशन, अवॉर्डिंग ग्रेड्स, प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड्स और क्लासिफिकेशन। हम देखिए समेटिव है, मैंने कहा जजमेंट होगा, तो आप अवार्ड ग्रेड्स तो अवार्ड करेंगे ही। तो उसके बाद है प्रमोशन भी होता है एक क्लास से दूसरी क्लास, और फिर क्लासिफिकेशन भी होता है। वो होता है ना A+ वाले अलग हो जाओ, B वाले अलग, C वाले अलग, रैंकिंग, ये सब होता है इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर बी, सी, डी नहीं होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि रेमिडिएशन जो होता है वो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं, वो हम समेटिव असेसमेंट में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जरा लास्ट में एक उस क्वेश्चन को लेंगे जो थोड़ा डाउटफुल था। तो ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आई थिंक पार्ट 1 में कराया था आपको, जो पहले 10 क्वेश्चन कराए थे। तो किसी को डाउट है इस पे इनसाइट लर्निंग पर। देखिए उन्होंने डाउट यहाँ पर है कि मैंने ऑप्शन नंबर ए बताया था, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, सडन। आप सी को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आपको ये सडन दिख गया है कि अनुभव का अकस्मात पुनर्गठन कर दिया। देखिए इनसाइट जो है वो एक इंट्यूशन बेस्ड चीज होती है ना। इसमें एक आहा मूवमेंट आता है। आहा मूवमेंट हम क्या कहते हैं, अरे वाह मैंने ढूंढ लिया इसका आंसर। जैसे इसमें कॉलर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के साथ, तो चिंपैंजी ने अपने एक्सपीरियंस को रीऑर्गेनाइज नहीं किया था, उसको एकदम से इंट्यूशन आई कि मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, मैं ऐसे भी तो केले ले सकता हूं। तो वो एक वो होती है, ठीक है। इसमें आपको एक इंट्यूशन आती है, एक सडन फीलिंग आ जाती है कि हाँ भी ये ऐसे भी तो हो सकता है। सडन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस नहीं है ये। सडन वर्ड जो है ना आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। सडन यहां पर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से एक्सपीरियंस का रीऑर्गेनाइजेशन कर लिया आपने तो इनसाइट हो गया। भाई जब एक्सपीरियंस को आप रीऑर्गेनाइज करते हैं तो वो एक प्रॉपर एक तरीका होता है, उसमें एकदम से सडन मूवमेंट कुछ नहीं होता है। ये सडन जो होता है यहां पर सडन इंट्यूशन आती है आपके अंदर से इनसाइट में कि मेरी अंतर्दृष्टि ये कहती है कि ये ऐसे हो सकता है ये काम। तो एक सडन मतलब अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो आप इसको, कि अचानक से आई हुई समझ जो आप में एकदम से आ जाती है वो होती है इनसाइट लर्निंग। इसलिए इट इज अ फॉर्म ऑफ इंट्यूशन क्लोजली रिलेटेड टू इंस्टिंक्ट, ठीक है। यानी कि ये आपकी अंदर से आती है, सहज प्रकार का बोध है एक तरह का, एकदम से आपके दिमाग में आया ये काम ऐसे भी तो हो सकता है। सपोज आप बैठे हैं किसी भी काम पर लगे हुए बहुत देर से, और उसके बाद जो है वो काम नहीं हो रहा, आपने काफी चीजें ट्राई कर ली लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो फिर एकदम से आपके दिमाग में आया अरे मैं तो इतनी देर से पागल हो रही हूँ, ये काम तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, और आपका काम हो गया। मतलब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर आपको ये बता रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंट्यूशन बेस्ड होता है। इस वर्ड पर जाइए, यहाँ पर खाली सडन वर्ड पर आपको नहीं जाना है कि सडन लिखा है तो इनसाइट होगा। इंट्यूशन भी एकदम से आती है, वो अचानक से ही आती है। इसमें इंट्यूशन में ही सडन वर्ड जो है वो छिपा हुआ है। तो सी को ना समझे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आप एक बार कॉलर की थ्योरी अगर दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सडन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। सो गाइस दिस वाज अ वीडियो, और इसके साथ ही ये जो सीरीज थी हमारी 4 वीडियो की, ये खत्म हो जाती है KVS TGT 2018 एग्जाम की। तो इसके साथ ये पेडागोजी सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।